हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आप दोस्तों क्रिया के बारे में आज आगे कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कई रूपों में कई तरह से हमारे सामने आता है और उनकी परिभाषा देना हमें पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्रिया कई प्रकार की होती है और उनका कैसा कैसा रूप होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्रिया कई प्रकार की होती है। उनमें से व्युत्पत्ति की दृष्टि से हमसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और तीसरा है नाम धातुज क्रिया। तो पहले इन्हें याद रखना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातुज क्रिया। इनकी परिभाषा भी ज्यादा परेशानी वाली नहीं है दोस्तों, फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं और आसान से आसान भाषा में हम इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी परिभाषा कैसे लिखा जाए। तो को क्या है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसकी परिभाषा देना पड़े, बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। इसमें देखिए एक शब्द जुड़ा है प्रेरणा, जो अर्थक, ठीक है ना। तो प्रेरणा शब्द जुड़ा है। प्रेरणा क्या होता है? हम किसी को कुछ कह रहे हैं और यदि वह कुछ कर रहा है, मेरे कहने अनुसार अगर वह करता है तो ये चीजें प्रेरणा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप मेरे बताए अनुसार पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, ठीक है। इतने दिमाग में रखना है, प्रेरणा का यही मतलब होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा बनाने का प्रयास करना है, इसे समझाने का प्रयास करना है। तो आइए दोस्तों समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। देखिए, जब पूछा जाए कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर किसी अन्य से कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी अन्य से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। अगर आपको प्रेरणा शब्द का मतलब याद रहेगा तो आप इनकी परिभाषा आराम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे इसका रूप, ठीक है, पहले देखिए कि क्रिया के किस रूप को हम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कहेंगे। जैसे पढ़वाना, लिखाना, लिखवाना, कोमा, दौड़ाना, चलाना इत्यादि। ये आना या वाना। अब नोट हम लिख देते हैं। पहले जैसे क्या है?
पढ़वाना, लिखाना, लिखवाना, दौड़ाना, चलाना इत्यादि क्रिया का ये रूप है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो एक चीज याद रखना है कि जिस शब्द के या जिस क्रिया के अंत में आना या वाना लगा रहता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे दोस्तों देख लीजिए नोट, नोट में आप लिख सकते हैं जिस क्रिया के अंत में आना या वाना लगा रहता है या लगा हो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगा। बेझिझक से प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान आराम से की जा सकती है। तो जिस क्रिया या क्रिया के जिस रूप के अंत में आना या वाना लगा रहता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। देखिए कैसे, आप यहाँ पे पढ़वाना देख रहे हैं, इसमें वाना लगा है, ठीक है। लिखाना भी क्या है, आना लगा है। लिखवाना भी क्या है, आना लगा है। उसी तरह यहाँ दौड़ाना में क्या है, आना लगा है। चलाना में क्या है, आना लगा है। इसी तरह आना या वाना जिस क्रिया के अंत में हो तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आइए एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होता है। उदाहरण देखिए, आप समझिए। उदाहरण, एक वाक्य लेते हैं, मोहन मुझसे पुस्तक पढ़वाता है। ठीक है, ये वाक्य है कि मोहन मुझसे पुस्तक पढ़वाता है। तो अब यहां देखना है दोस्तों, क्रिया तो है लेकिन वह कौन सी क्रिया है। आपको परीक्षा में यह वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें कौन सी क्रिया लगी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह मोहन है। मोहन क्या है, करता है। ठीक है, कर्ता खुद नहीं कर रहा है, कर्ता खुद नहीं कर रहा है काम, यह क्या है, क्रिया है। मतलब ये पढ़वाने का काम, पढ़ने का काम मोहन खुद नहीं कर रहा है बल्कि मुझसे, कहने वाला जो कह रहा है उससे यह पुस्तक पढ़वाने का काम कर रहा है। तो यह क्रिया जो है वो क्रिया का कौन सा हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये भी हो गया कर्ता, स्वयं न करके किसी अन्य से काम करा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह आप समझाएंगे, उदाहरण देकर अगर समझाने की बात आए कि इस वाक्य में मोहन जो करता है, मोहन ब्रैकेट में आप कर्ता लिख देंगे, कर्ता पढ़ने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि मुझसे करवा रहा है, अतः यह पढ़वाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है आपका प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हो गया होगा। आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे भेद पे बात करते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम क्रिया के दूसरे भेद यौगिक क्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यौगिक क्रिया क्या है। अभी दोस्तों पिछले वीडियो में अपने यौगिक धातु के बारे में पढ़ा था, यहाँ आप यौगिक क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है हिंदी व्याकरण को समझना। उसी कॉमन सेंस से हमें परिभाषा बनाना है। उसी कड़ी में अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि यौगिक क्रिया क्या है। अब देखिए दोस्तों, यह क्रिया है तो जाहिर सी बात है यौगिक क्रिया होगी। यौगिक क्या है आप जानते हैं, इसमें कम से कम दो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक का जब मिल के कोई तीसरा बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। योग हो रहा है तो यह क्या है, क्रिया
यौगिक हो रही है, तो जाहिर सी बात है यौगिक क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया होगा या धातु होगा। चूंकि यह क्रिया है तो क्रिया तो मिलेगा नहीं, दो या दो से अधिक धातु मिलेगा, या दो या दो से अधिक शब्द मिलेगा, और उससे जब क्रिया बनेगा तो उसे यौगिक क्रिया कहा जाएगा। ये दिमाग में रखना है दोस्तों। फिर आगे आइए इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा जब बनाना है तो कहेंगे जब दो या अधिक धातु या शब्दों के योग से क्रिया बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? यौगिक क्रिया में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक धातु मिल रहा है, या तो दो या दो से अधिक शब्द मिल रहा है, और उसके बाद जब क्रिया का जन्म होता है तो उसे ही हम यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे में आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे चल देना एक क्रिया है, पढ़ लेना एक क्रिया है, खा लेना, बोल देना इत्यादि, ये सब रूप है जो यौगिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, दो क्रिया, दो धातु, एक चल है एक देना है। चलना धातु है, चूंकि ये क्रिया बन रहा है तो देना इधर हो गया, तो दोनों मिलके एक क्रिया बन रहा है, चल देना। हालांकि चलना का अर्थ कुछ और है, देना का अर्थ कुछ और है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक अर्थ में यूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को संयुक्त या यौगिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? उसी तरह पढ़ लेना, खा लेना, बोल देना इत्यादि यौगिक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए वाक्य में इसका उपयोग कैसे होता है, वो इसलिए हम लिख रहे हैं कि आपको वाक्य में रहेगा, उदाहरण दिया हुआ रहेगा, और उसमें सारे जो है कि क्रिया के भेद के बारे में दिया रहेगा, और पूछेगा इनमें से यह उदाहरण किस क्रिया में से है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप क्रिया के बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं। अब देखिए उदाहरण जब हम लिखते हैं, उदाहरण रमेश ने कह दिया, यह वाक्य है। अब हम कंफ्यूज होंगे कि कह दिया क्या है। ठीक है ना दोस्तों? तो वही है, ये कह दिया यौगिक क्रिया का उदाहरण है। अब आप समझाएंगे, आपको ये पूर्ण करना है, आपको यौगिक क्रिया की परिभाषा को पूर्ण करना है, तो आगे समझाना ही समझाना है दोस्तों। क्या समझाना है? इस वाक्य में, इस वाक्य में कह दिया क्रिया दो, चूंकि यह धातु से बन रहा है ना, या आप क्रिया भी कह सकते हो, दो धातुओं से मिलकर बना है, अतः कह दिया यौगिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों?
अब एक चीज ध्यान में देना है, अगर आप जैसे देके यहां तक लिख देते हैं इत्यादि तक तो आपकी परिभाषा पूर्ण हो जाती है, लेकिन यदि आप उदाहरण देते हैं, किसी वाक्य में उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस उदाहरण को समझाने का प्रयास करना है। या तो आप जैसे देख के शांत हो जाइए, या उदाहरण देते हैं तो उदाहरण के बाद आपको समझाना ही समझाना है, तभी आपकी परिभाषा पूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम नाम धातुज क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम नाम धातुज क्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अन्य क्रिया की तरह इसकी भी परिभाषा लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए इसमें क्या लिखा है, नाम। नाम धातुज के शुरू में ही नाम शब्द है, और नाम हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संज्ञा को नाम से भी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है यह क्रिया संज्ञा से बना होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करना है दोस्तों, क्योंकि नाम धातुज क्रिया जो है वो संज्ञा से भी बनता है और विशेषण से भी बनता है। तो वैयाकरण जो हिंदी के हुए हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी इस क्रिया को उन्होंने नाम धातुज क्रिया के नाम से पुकारा। तो हमें उसी का अनुसरण करते हुए यह जानने का प्रयास करना है कि नाम धातुज क्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनकी परिभाषा बनाइए। वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनता है उसे नाम धातुज क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाम धातुज क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा देना कोई कठिन नहीं है। वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनता है उसे नाम धातुज क्रिया कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। तो इससे कई बातें निकल के आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाम धातुज क्रिया किससे किससे बनता है, संज्ञा से बनेगा या विशेषण से बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो कई प्रश्न आपकी परिभाषा से भी सोल्व हो जाते हैं। अब देखिए कि कैसे कैसे बनता है ये क्रिया, संज्ञा से कैसे बनता है और विशेषण से कैसे बनता है। अब जैसे देखिए संज्ञा से कैसे बनता है, जैसे आप लिखते हैं हाथ। ठीक है, हाथ क्या है, संज्ञा है, और इससे क्रिया बन जा रहा है। जैसे देखिए कैसे बनता है, हथियाना। ठीक है, हाथ से हथियाना बन रहा है। अब जैसे लात, लतियाना। ठीक है, अब जैसे लात है, यह भी क्या है, संज्ञा है, तो इससे क्रिया बन जा रहा है लतियाना, है ना। अब एक और ले लीजिए, बात। बात क्या है, उससे क्रिया बन जा रहा है बतियाना। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि संज्ञा से कैसे क्रिया बन रहा है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना कैसे बन रहा है, उस पर हमें गौर नहीं करना है, बल्कि हमें यह देखना है कि वह क्रिया जो संज्ञा से बन रहा है उसे नाम धातुज क्रिया कहा गया। और हम पढ़ रहे हैं कि वह विशेषण से भी बन रहा है। तो देखिए कैसे विशेषण से बन रहा है, कौन से शब्द है, कौन से क्रिया के रूप है जो विशेषण से बना हुआ है। देखिए दोस्तों, चिकना विशेषण है, चिकना विशेषण, इससे क्रिया बन जा रहा है चिकनाना, चिकनाना। ठीक है दोस्तों, चिकना विशेषण है और उससे जो है कि क्रिया बन जा रहा है चिकनाना। उसी तरह देखिए गरम विशेषण है, इससे क्रिया बन जा रहा है गरमाना। अब एक चीज आपने गौर किया होगा कि संज्ञा या विशेषण से जब क्रिया बनती है तो उसमें क्या कंडीशन होता है, क्या लगाना पड़ रहा है।
तो आप यह गौर करते होंगे, हाथ से याना 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 नाना माना कुछ भी, है ना। तो अंतिम में क्या होता है, आना लगा होता है, ठीक है ना। हाथ जोड़ आना जब आप करेंगे, संधि विच्छेद में हम पढ़ने वाले हैं, वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संधि विच्छेद, ठीक है। हाथ जोड़ आना बराबर हथाना नहीं होगा, हथियाना होगा, उसका रूप चेंज होता है। उसी तरह लात जोड़ आना बराबर लतियाना, ठीक है। अब नोट में हम कर देते हैं, इसको भी याद रख लीजिए। नाम धातुज क्रिया के अंत में आना लगा होता है। हालांकि ये उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रख लेना है कि नाम धातुज क्रिया के अंत में आना लगा होता है। इस तरह दोस्तों आज हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद को जानने का प्रयास किया। एक बार और, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातुज क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यौगिक क्रिया क्या है कि दो धातुओं या शब्दों के योग से जब क्रिया बनती है तो उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। और नाम धातुज क्रिया क्या है, वह संज्ञा या विशेषण से बनने वाले क्रिया को नाम धातुज क्रिया कहा जाता है। ये बातें हमने आज इस वीडियो में देखा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो क्रिया के भेद है उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किताब से बड़ा हमारा साथी कोई नहीं हो सकता। हम आपको समझने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। आप किताबें पढ़िए, वीडियो भी देखिए, आपके समस्या सॉल्व है। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।